बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज़ हुसैन पिताफ़ी है, मैं आपका उर्दू का उस्ताद हूँ। आज 17 दिसंबर 2020 जमात दोहम SD। आज हमने सबक चुगलखोर की मुकम्मल दोहराई करनी है। सबसे पहले हम आते हैं इसके अहम इक़्तिबासात की तरफ। अहम इक़्तिबास में देखें, इक़्तिबास की तशरीह में हमने हवाला मतन लिखना है। सबक का उन्वान चुगलखोर, मुसन्निफ़ का नाम शफ़ी अकील और सनफ़ नसर के लिहाज से ये सबक दास्तान है और इसका माख़ज़ है पंजाबी लोक दास्तानें। उसके बाद ख़त कशीदा अल्फाज के मानी में अल्फाज मानी लिखेंगे और उसके बाद इस इक़्तिबास की तशरीह करेंगे। आइए इसका इक़्तिबास देखते हैं। दो तीन अहम इक़्तिबासात देखते हैं। सबसे पहले इसका पहला इक़्तिबास अगले वक्तों की बात है। किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। अगले पुराने चुगलखोर, चुगली खाने वाला, दूसरों की चुगली खाना और एक की बात दूसरे से करना उसकी आदत थी और लाख कोशिश के बावजूद, लाख कोशिश, बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद के बावजूद वो अपनी इस आदत को ना छोड़ ना सका, तर्क ना कर सका। उसने बारहा, कई मरतबा, कई दफ़ा इस बात का इरादा किया कि अब किसी से किसी की चुगली नहीं खाएगा, एक की बात दूसरे से नहीं कहेगा। लेकिन हर बार वो अपने इस इरादे में नाकाम हो जाता। दरअसल हकीकत में वो अपनी आदत से मजबूर था, मजबूर, आजिज़, लाचार, और इसी आदत की वजह से उसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े। हाथ धोना, दस्तबरदार होना। चुनाचे वो बेकार था, बेकार जिसके पास कोई काम ना हो, जिसके पास कोई काम धंधा ना हो। उसके बाद आते हैं हम पेज नंबर 71 पे। तीसरा पैराग्राफ इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक की बात ये कि वो किसान अकेला था, अकेला तन्हा, और खेतों के कामकाज में, कारोबार में उसका हाथ बटाने वाला, उसकी मदद करने वाला कोई ना था। उसे एक मुलाजिम नौकर की भी ज़रूरत थी। इसलिए उसने सोचा, चलो इसे ही मुलाजिम रख लेता हूँ। मुलाजिम नौकर ये भी ज़रूरतमंद है, हाजतमंद है, मेरा काम भी हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही सोच कर, ख्याल करके उसने चुगलखोर से पूछा, दरियाफ़्त किया, अगर मैं तुम्हें अपने पास मुलाजिम रख लूँ तो तुम क्या तनख्वाह लोगे? उसके बाद इसी पेज पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ। चुनाचे चुगलखोर किसान के पास मुलाजिम हो गया, नौकर हो गया। वो काम भी उसी का करता था और उसी के घर में रहता भी था। रोज़ाना सुबह सवेरे किसान के साथ खेतों में चला जाता। सुबह सवेरे अला सुबह के वक्त बैलों के लिए चारा काटता, हल चलाता, गाही करता, गाही दाना और भूसा अलग करने का काम। और इसी तरह काम में किसान का बराबर का हाथ बटाता। हाथ बटाना, मदद करना। उसके बाद पेज नंबर 72 पे पहला पैराग्राफ। उधर चुगलखोर को किसान के यहाँ मुलाजिम हुए 6 माह बीत चुके थे, गुज़र चुके थे, और अब उसका दिल चाह रहा था कि किसी से किसान की कोई चुगली खाए। वो 6 माह से अब तक अपनी इस आदत पर जबर किए था, जबर, जुल्म, मगर अब मुआहदे की मुद्दत अरसा वक्त ख़त्म होने पर अपने आप पर काबू पाना उसके बस में ना था। चुनाचे जब वो अपनी आदत से बिल्कुल मजबूर हो गया, मजबूर, आजिज़, लाचार, तो उसने सोचा, अब चाहे कुछ हो मैं किसान की चुगली ज़रूर खाऊंगा। अब तो मुआहदे के मुताबिक, मुआहदा, अहद, वादा मेरा हक भी है। पेज नंबर 73 पे दूसरा पैराग्राफ। किसान सारा कामकाज छोड़कर सोच में पड़ गया, परेशान हो गया। उसने अपने दिल में सोचा, नौकर ठीक ही कह रहा होगा, भला उसे किसी किस्म का झूठ बोलने की क्या पड़ी है? हो सकता है मेरी बीवी वाकई पागल हो गई हो। चुगलखोर ने जब किसान को इस तरह शशोपंज में मुब्तला देखा, शशोपंज, परेशानी में मुब्तला, डूबा हुआ देखा, तो बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आए तो उस वक्त देख लेना।
इस पर किसान कहने लगा, हाँ ये ठीक है, आज रात तो मुझे खेतों ही में रहना है, कल जब वो खाना लेकर आएगी तो देख लूँगा। उसके बाद पेज नंबर 74 पे तीसरा पैराग्राफ। दूसरे रोज़ दोपहर को जब किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में आई तो किसान ने कनखियों से तिरछी नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो बड़ी एहतियात से उसकी हर हरकत का जायज़ा ले रहा था। जायज़ा लेना, जांचना, क्योंकि उसके दिल में था कि कहीं पागल होने की वजह से वो उसे काट ना खाए, इसलिए वो उसके करीब होने से, नज़दीक जाने से डरता था। दूसरी तरफ किसान की बीवी की ये कोशिश थी कि किसान किसी तरह उसके करीब हो और वो उसको काट कर या उसे ज़ुबान लगाकर देख सके कि नमकीन है या नहीं। जो ही वो छाछ का मटका, छाछ लस्सी, मटका, छोटा घड़ा और रोटियों की चंगेरी ज़मीन पर रख कर बैठी, किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर उसकी बीवी भी रोटियों की चंगेरी आगे बढ़ाने के बहाने से कदरे आगे सरकाई और फिर जो ही किसान ने रोटी पकड़ने को हाथ आगे बढ़ाया तो उसने झपट कर किसान की कलाई पकड़ ली और उसे चाटने के लिए आगे बढ़ी। किसान उछल कर दूर हट गया। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि वाकई उसकी बीवी पागल हो गई है और काट खाने को दौड़ती है। उसके बाद इसका सेकंड लास्ट पैराग्राफ। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की। ये देखकर किसान ने आओ देखा न ताओ बगैर सोचे समझे पाँव से जूता उतार कर वहीं बीवी की ठुकाई शुरू कर दी। जो ही उसने बीवी पर जूते बरसाने शुरू किए, जूते बरसाना, जूते मारना, करीब ही नज़दीक ही खेत में छुपे हुए किसान के साले बाहर निकले। साले उसकी बीवी के भाई। उसके बाद पेज नंबर 75 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ। और उसके बाद वो सब एक दूसरे पर पिल पड़े, हमलावर हुए। वो सरफटवल हुई। सरफटवल ऐसी लड़ाई जिसमें लोगों को सरों में चोटें आए। वो लाठियाँ चलीं कि सब खून में नहा गए। आखिर इर्द गिर्द के खेतों में, इर्द गिर्द आसपास के खेतों में काम करने वाले दूसरे लोग भाग कर आए और उन्हें बीच बचाओ, सुलह सफ़ाई करा कर उन्हें एक दूसरे से अलग किया। फिर जब उन सब का गुस्सा कदरे थोड़ा कम हुआ तो उनसे लोगों ने पूछा, तुम लोग इस तरह क्यों लड़ रहे थे? इसका लास्ट पैराग्राफ सबक का। वो सारे के सारे मिलकर चुगलखोर की तलाश में चले, लेकिन इस वक्त तक चुगलखोर वो गांव छोड़कर कहीं और जा चुका था। कहते हैं वो दिन और आज का दिन चुगलखोर का कहीं पता ना चल सका। यही वजह है आज भी कोई चुगलखोर ये नहीं मानता कि वो चुगलखोर है। दरअसल हकीकत में उसे इस बात का डर है, खौफ है कि उसने ये बात तस्लीम कर ली, मान ली कि वो चुगलखोर है तो किसान, उसके साले और उसके भाई उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हर चुगलखोर कहने पर नाराज़ हो जाता है। ये तो थे चंद अहम इक़्तिबासात। अब देखें अज़ीज़ तलबा, अब अगला जो हिस्सा है वो है सबक का खुलासा। इस सबक का खुलासा एक दास्तान की सूरत में है, कहानी की सूरत में है। कहानी के पहले हिस्से में चुगलखोर के बारे में बताया जाएगा कि चुगलखोर एक गांव में रहता था। चुगली खाना उसकी आदत थी और इस आदत की वजह से उसे कोई भी अपने यहाँ मुलाजिम रखने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी जमा पूंजी पर गुज़र बसर करने की कोशिश की, लेकिन कब तक ऐसा चलता। एक दिन वो तंग आकर दूसरे गांव चला गया। वहाँ जाकर उसकी मुलाकात एक किसान से हुई। उसने किसान से कहा कि मुझे अपने यहाँ मुलाजिम रख लो। उसने उससे पूछा तुम कौन सा काम जानते हो? उसने कहा खेती बाड़ी का मैं सारा काम जानता हूँ। किसान ने उससे पूछा कि तुम क्या तनख्वाह लोगे? चुगलखोर ने बताया मेरी कोई तनख्वाह नहीं, बस आप मुझे रोटी कपड़ा दे दें और 6 माह बाद एक चुगली खाने की इजाज़त दे दें। इसी तरह किसान के यहाँ चुगलखोर मुलाजिम हो गया। जब 6 माह गुजर चुके तो चुगलखोर का दिल चाह रहा था कि वो किसान की चुगली खाए। तो उसने किसान की बीवी के पास गया। उसने उसे राजदाराना लहजे में बताया कि किसान कोढ़ी हो गया है और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम उसके जिस्म को चाट कर देख सकती हो। कोढ़ी का जिस्म नमकीन होता है। उसके बाद चुगलखोर वहाँ से चला और किसान के पास आया और उससे कहा कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है और वो पागलपन में लोगों को काटने के लिए दौड़ती है। इसके बाद किसान
کہ سالوں کے پاس پہنچ گیا چغل خور، انہیں بتایا کہ کسان ہر روز تمہاری بہن کو مارتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری بات کا کیسے یقین کر لیں؟ تو چغل خور نے بتایا کہ تم کل دوپہر کو جب وہ کھانا لے کر آئے کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد وہ کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ کسان کے سالے ہر دوسرے روز آ کر اس سے زد و کوب کرتے ہیں، تم بھائی کی مدد نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری بات کا کیسے یقین کرنے؟ اس نے کہا کہ کل دوپہر کو آ کر دیکھ لینا۔ اسی طرح کسان سب سے باتیں کر کے آ کر اپنے کام میں اس طرح مصروف ہو گیا، کسی کو پتہ ہی نہ چلا تھا کہ وہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے کہاں آیا ہے۔ اگلے دن کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی۔ کسان ڈر رہا تھا کہ وہ کہیں پاگل پن میں اسے کاٹ نہ کھائے، اور اس کی بیوی کی یہ کوشش تھی کہ وہ اس کے جسم کو کاٹ کر یا چاٹ کر دیکھ سکے وہ نمکین ہے یا نہیں ہے۔ جو ہی اس کی بیوی نے اس کی کلائی جھپٹ کر پکڑی اور اسے چاٹنے کے لیے آگے بڑھی تو کسان نے بغیر سوچے سمجھے اس کی ٹھکائی شروع کر دی، اور قریب ہی کھیت میں چھپے ہوئے اس کے سالے نکل آئے۔ وہ کسان پر ٹوٹ پڑے اور اس کو دیکھتے ہی کسان کے بھائی جو دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے تھے وہ بھی نکل آئے، اور انہوں نے آ کر کسان کے سالوں کو للکارا۔ اس طرح ایک زبردست لڑائی ہوئی، اور ایسی لڑائی کے ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ آئے، ان سب کو ایک دوسرے سے الگ کیا، اور جب انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ چغل خور کا کیا دھرا ہے۔ اس کے بعد وہ سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں نکل پڑے۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ اس لیے آج بھی ہر چغل خور یہ بات ماننے سے انکار کرتا ہے کہ وہ چغل خور ہے، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ اگر اس نے یہ تسلیم کر لیا تو کسان، اس کے بھائی اور اس کے سالے اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں مشقی سوالات۔ مشقی سوالات میں پہلا سوال، کسان نے چغل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا؟ 2 شرائط، 6 ماہ بعد چغلی کھانا اور روٹی کپڑا اور رہائش۔ چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدگمان کیا؟ یہ کہہ کر بدگمان کیا کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے۔ ہر چغل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے؟ ہر چغل خور اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے کہ وہ چغل خور ہے۔ چغل خور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان اٹھانا پڑا؟ چغل خور کو اپنی بری عادت کی وجہ سے ایک اس کا اعتبار جاتا رہا، دوسرا اس کی نوکری ختم ہو گئی۔ لوک کہانی سے کیا مراد ہے؟ ایسی داستان یا کہانی جو کسی معاشرے یا تہذیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہو، اور ان کہانیوں کے مصنف کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ کہانیاں سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ سبق چغل خور کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ پنجابی لوک داستانیں۔ چغل خور کہاں رہتا تھا؟ گاؤں میں۔ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر چغل خور کہاں گیا؟ دوسرے گاؤں۔ چغل خور کون سا کام جانتا تھا؟ کھیتی باڑی کا۔ چغل خور نے روٹی کپڑے کے علاوہ تنخواہ کے بجائے کیا رعایت مانگی؟ 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی۔ چغل خور نے کیا بتایا کہ کوڑی کا جسم ہو جاتا ہے نمکین؟ چغل خور اس لیے نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے کہ کسان کے بھائیوں اور سالوں سے ڈرتا ہے۔ چغل خور کو چغل خور کہیں تو ناراض ہو جاتا ہے۔ چغل خور کھیتی باڑی کا کام جانتا تھا، درست۔ چغل خور نے کسان کی بیوی کو بتایا کہ کسان کا جسم نمکین ہو گیا ہے، غلط۔ چغل خور نے کسان سے کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے، درست۔ کسان کے سالوں نے چغل خور کی چغلی کو جھوٹ جانا، غلط۔ جب چغل خور کی اصلیت کھل گئی تو سب اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس خالی جگہ۔ چغلی کھانا چغل خور کی عادت ہوتی ہے۔ چغل خور نے کسان کی بیوی کو بتایا کہ وہ کوڑھی ہو گیا ہے۔ چغل خور نے کسان سے 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی اجازت مانگی تھی۔ چغل خور کو چغل خور کہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ چغل خور کی چغل خوری کا نتیجہ سر پھٹول کی صورت میں نکلا۔ آخر میں ہمارے پاس ہے جملہ معترضہ۔ جملہ معترضہ ایسا لفظ یا جملہ ہوتا ہے جو وضاحت یا طنز کے لیے لکھا یا بولا جاتا ہے۔ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، البتہ اس کے نہ ہونے سے بات میں یک گونا تشنگی کا احساس ہوتا ہے، جیسے غبار خاطر۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ یہ لکھا ہوا ہے بریکٹ میں، یہ ہے جملہ معترضہ کا تازہ ایڈیشن مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ بلال پروفیسر فاروق کا بیٹا یہ بریکٹ میں ہے، یہ بھی جملہ معترضہ ہے، جماعت میں اول آیا ہے۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق چغل خور۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔